हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीवन एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन की इस ऑनलाइन क्लास में। और हम डिस्कस कर रहे हैं मानव तंत्र, बॉडी सिस्टम के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग और सभी बोर्ड्स एग्जाम के रिगार्डिंग। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मिलते हैं और बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो स्पेशली काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब वो बोर्ड कोई सा भी हो, सेंट्रल बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या स्टेट, अलग अलग तरीके से जहाँ भी बोर्ड होता है वो कोई सा भी बोर्ड हो सकता है, उसके रिगार्डिंग ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ब्लड के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, यानी 3 सेशन अपन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये चौथा सेशन है जिसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसी को बोला जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे हार्ट के रिगार्डिंग, यानी हार्ट्स, हृदय क्या होता है, मानव हृदय क्या होता है, कितने चैम्बर होते हैं, क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ब्लड वेसल यानी कि रक्त कोशिका, रक्त वाहिनियां, आर्टरी और वेन यानी धमनी और शिराएं क्या क्या होती हैं, ये होती क्या है, ब्लड को कहाँ से कहाँ लेकर जाती है, कहाँ से कहाँ ड्रेन करती हैं। और दैट आफ्टर अपन पढ़ेंगे उसका सर्कुलेशन, कि ब्लड जो अपन ने पढ़ा है उसका सर्कुलेशन बॉडी में किस तरीके से होता है, हार्ट और बॉडी सिस्टम में किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, किस तरीके से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है ब्लड, वो अपन आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्लास को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, और उम्मीद है आप सब ध्यान से इस क्लास को लेते होंगे, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स अपन डिस्कस कर रहे हैं, और राजस्थान बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, कन्फर्म 100% इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ध्यान से देखना है, पढ़ेंगे इनको बारी बारी से हम, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है उसको लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जुड़ जाए और आज के इस सेशन को ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, और उनको जो उनके पार्ट्स हैं उनके आधार पर वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन को। तो सबसे फर्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन आप जानते होंगे, सर्कुलेशन आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कौन सी क्लास में आपने, लास्ट क्लासेज में आपने काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा, सर्कुलेशन। और इसी को अपन हिंदी में लिखे तो इसका हिंदी होता है परिसंचरण, परिसंचरण इसको कहते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, इसका मीनिंग आप सबको पता होगा। सर्कुलेशन यानी सर्कुलेट करना, सर्कुलेशन सर्किल से बना है, सर्कुलेशन मीनिंग किससे बना है, सर्किल से बना है, यानी गोल, यानी कि ब्लड है किस तरीके से सर्कुलेट होता है वो आपको याद रखना है। तो आप जानते हो सर्कुलेशन मतलब एक तरीके से आता है और उसी पाथवे में वो सर्किल के रूप में घूमता रहता है, वो सर्कुलेशन। ये कॉमन मीनिंग है फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन नहीं है, कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है, ये केवल सर्कुलेशन है। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्कुलेशन या परिसंचरण क्या होता है। तो एक तरीके से एक सर्किल में घूमना क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन को अपन एक और मीनिंग यूज करते हैं इसके रिगार्डिंग, CVS। CVS वाट, CV मतलब C फॉर कार्डियो, C फॉर कार्डियो, V फॉर वेस्कुलर, V फॉर वेस्कुलर, और S फॉर सिस्टम। तो इस परिसंचरण तंत्र को या सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है समझने की कोशिश करना। CVS, C फॉर कार्डियो, और कार्डियो का मीनिंग होता है हार्ट, कार्डियो का मीनिंग क्या होता है, हार्ट, हार्ट मीन्स हृदय। वेस्कुलर, वेस्कुलर मतलब आपको याद रखना है ब्लड वेसल्स, क्या, वेस्कुलर मतलब आपको याद रखना है ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल वाट, ब्लड वेसल मीन्स कुछ वेसल्स प्रेजेंट होती है जिनके थ्रू ब्लड आता है जाता है, यानी पाथवे मान के चलेंगे, एक पाइप मान के चलेंगे। कुछ पाइप्स आपने सुना होगा धमनियां और शिराएं, या आपने सुना होगा नसें, नसें वाट, नसें क्या होती हैं, वही ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड वेसल्स किससे बना, वेस्कुलर से, यानी CVS का मीनिंग आपको समझ आ गया। C मीन्स हार्ट, V मीन्स वेस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल के अंदर
दो टाइप्स की ब्लड वेसल्स आती हैं। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स आती है वो आपको मैं बताऊं। पहले ब्लड वेसल की अपन बात करें तो ब्लड वेसल के अंदर अपन डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट वन आर्टरी, फर्स्ट वन क्या डिवाइड करते हैं, आर्टरी। सेकेंड वन इज वेन। फर्स्ट वन क्या डिवाइड करते हैं अपन, आर्टरी। सेकेंड वन इज वेन। अब आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है, इसका हिंदी में यदि अपन बात करें तो आर्टरी को क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। और वेन को क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। याद रखिए, हिंदी मीडियम में आपको याद रखना है, आर्टरी को क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। वेन को क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। तो ब्लड वेसल को बेसिकली टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, आर्टरी और वेन, यानी धमनी और सिरा, यानी रक्त वाहिनियों को दो भागों में बांटा, धमनी और सिरा। समझने की कोशिश करना, बहुत ही 0 to हाई तक चलेंगे अपन, यानी कि 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। और इट मीन्स ये समझ गए ना, ये मान के चलना पूरा सर्कुलेशन आपको उंगलियों पर याद हो जाएगा, ये तो मैं गारंटी देता हूं आपको, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो अपन ने बेसिकली बात की कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की, और उसको अपन ने डिवाइड किया है। कार्डियो मतलब हार्ट और वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स, और सिस्टम तो सिस्टम होता है, तो कार्डियोवेस्कुलर मतलब हार्ट और ब्लड वेसल्स का एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि कोऑर्डिनेशन में एक साथ कार्य करते हैं और सर्कुलेशन को पूरा करते हैं, यानी ब्लड की सर्कुलेशन को पूरा करते हैं। और ब्लड के बारे में अपन डिटेल से लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ी हो क्लास, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, या ऊपर आई बटन्स पर उसका लिंक चलता रहता है, वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट वन अपन डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में, यानी हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको अपन बार बार नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन डायग्राम से जो कि हर वीडियोस के अंदर, हर क्लास के अंदर मैं सबसे फर्स्ट वन आपको दिखाता हूं, वो पहले देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद आगे अपन चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन आपके सामने जो डायग्राम है, आई होप, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कौन सा डायग्राम है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, आपको समझ आ रहा होगा। देख सकते हैं आप, ये एक ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर ये आप देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन ये क्या है, हार्ट है। आप जानते होंगे इसको, ये हार्ट है। अब कहेंगे कि सर इसके अंदर ये रेड और ब्लू अलग अलग कलर की वेसल्स कैसे हैं, अलग अलग कलर की धमनियां या सिराएं हैं, ये क्या है, अलग अलग कलर की धमनियां और सिराएं हैं। कैसे समझेंगे कि ये धमनियां कौन सी हैं, सिराएं कौन सी हैं, तो उसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी अंतर उन दोनों के बारे में अपन देखेंगे, क्या सिराएं होती है, क्या वेंस होती है। नॉर्मली मान के चलना है, जो ब्लू कलर में है आपके सामने, जो ब्लू कलर में है वो शिराएं, जो ब्लू कलर में है वो शिराएं यानी कि वेन है, और जो रेड कलर में है वो धमनी है, यानी कि आर्टरी है। क्या है, आर्टरी है। नॉर्मली ये कंडीशन आपको याद रखनी है, जो रेड कलर में है वो आर्टरी है, और जो ब्लू कलर में है वो वेन है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा कितनी सारी ब्लड वेसल्स यानी हार्ट, और इन वेसल से मिलकर आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आगे देखें, नेक्स्ट डायग्राम अपन देखेंगे, तो आप देख सकते हैं डायग्राम को इजीली समझ आ जाएगा आपको। वापस से वही मेन एक ह्यूमन बॉडी है और इसके अंदर हार्ट है। आपने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि इसके अंदर ये दो क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, यानी फेफड़े होते हैं, और इन फेफड़ों के बीच में आपका हार्ट है जो कि सिचुएटेड होता है। फेफड़ों के बीच में जो आपका हार्ट है वो सिचुएटेड होता है, और यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आपका यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाता है। क्या क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि जो आपका हार्ट है, यानी ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, यानी कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट इसका आंसर आपका होगा कि बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। किस साइड में, बॉडी के लेफ्ट साइड में ये होता है। कौन से स्पेस में होता है, तो वो आपको याद रखना है। दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस हो जाता, एक स्पेस होता है जिसको क्या कहा जाता है, मीडिया स्टेनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीडिया स्टेनम कहा जाता है। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्या कहा जाता है, मीडिया स्टेनम कहा जाता है। तो हार्ट कहाँ पर सिचुएटेड होता है, दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसको मीडिया स्टेनम कहा जाता है, और हार्ट वहीं पर पाया जाता है। आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, और नेक्स्ट डायग्राम में भी आपको हार्ट का डायग्राम दिख रहा होगा, बिल्कुल इजीली समझ आ रहा होगा। हार्ट दिख रहा है आपको बीच में, ये हार्ट है, और ये रेडिश कलर कैसे हो रहा है पूरे, इसका मीनिंग ये है कि ब्लड वेसल्स हैं जो कि अपना सर्कुलेशन है कंप्लीट कर रही है। तो इसका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, और नेक्स्ट डायग्राम आप देख सकते हैं, फिर से हार्ट है,
और हार्ट को आप इजीली विजिबल हो रहा होगा, आपको इजीली आप देख पा रहे होंगे। जूम आउट करते हैं, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, हार्ट आपको दिख रहा होगा इजीली। देखिए सबसे फर्स्ट वन इसका पार्ट है, जो ये अपर पार्ट है हार्ट का, जो ऊपर आपको दिख रहा है रेडिश कलर में, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है। ठीक है, तीनों पार्ट, चारों पार्ट जो आपको याद रखने हैं, ऊपर वाला अपर यानी ऊपरी भाग, नीचे वाला लोअर यानी निचला भाग, राइट में यानी दायां भाग और लेफ्ट में यानी कि बायां भाग, आपको बेसिकली याद रखना है। जो डायग्राम जो दिखाने का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ स्टार्टिंग में हर क्लास के अंदर, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको मैं केवल फोटो दिखा रहा हूँ कि हाँ ये ऐसा फोटो होता है और आप इसको याद रखें, इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग है जो भी सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं उनको आपको डिटेल से याद रखना है कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से ये हो सकता है और किस तरीके से ये फंक्शन करता है यानी काम करता है। आपको समझने की कोशिश करना है। समझ नहीं आए तो बिल्कुल फिर कहना है कि समझ नहीं आता है, लेकिन समझने की कोशिश करना। मैं ज़ीरो टू हीरो वो कहते हैं ना, वही चल रहा हूँ मैं, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट आपको सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। हर चीज़ बताऊँगा, ऐसी कोई भी चीज़ मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ना आपको पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट डायग्राम पर। नेक्स्ट डायग्राम आपको समझ आ रहा होगा, देख सकते हैं जो ब्लूइश कलर में आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, देख सकते हैं ब्लूइश कलर में आपको जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसके अंदर देखिए यहाँ से मैंने कहा था ये पार्ट करते हैं अपन, तो इधर का क्या हो गया राइट पार्ट, इधर का लेफ्ट पार्ट, ऊपर का अपर पार्ट, नीचे का लोअर पार्ट, ये अपन ने कहा। उसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट, ये दाया आलिंद होता है। क्या होता है? दाया आलिंद होता है। और आलिंद को क्या कहते हैं आपको पता होगा? दाया आलिंद यानी राइट एट्रियम। क्या होता है? राइट एट्रियम होता है, ये आपको याद रखना है। और वहीं पर अपन देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं दाया नीले यानी राइट वेंट्रिकुलर। क्या कौन सा? राइट वेंट्रिकुलर या राइट वेंट्रिकल कह सकते हैं। तो बेसिकली ये दो पार्ट आपको याद रखना है। बेसिकली आपको याद रखना है हार्ट को कितने भागों में बांटा? दो भागों में, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट, दायां भाग और बायां भाग। आगे बात क्वेश्चन यहां से पूछा जाए कि हार्ट के कितने कोष्ठ होते हैं यानी कितने चैम्बर होते हैं, तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। वो कैसे? कि इधर दायां भाग और दायां भाग में दो पार्ट होंगे, एक तो दायां आलिंद और दायां नीले यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। वहीं पर लेफ्ट साइड में भी यही होगा, बायां आलिंद और बायां नीले, यानी कि समझ आ गया होगा कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर या राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां आलिंद और दायां नीले। वहीं पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां आलिंद और बायां नीले, सेम पार्ट हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है मनुष्य के हार्ट में, हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो कितने? 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले यानी कि 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। यदि पूछा जाए हार्ट के कितने भाग होते हैं, तो हार्ट को 2 भागों में बांटा जाता है, दायां भाग और बायां भाग, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। बेसिकली ये 4 पार्ट आपको याद रखना है और 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड एग्जाम्स हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से पार्ट है इसके ऊपर देखेंगे आप तो लिखा है महाधमनी। क्या? महाधमनी। और इस महाधमनी को अओर्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अओर्टा। एरोटा इसको बोलते हैं, पर अओर्टा ये नॉर्मली आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा। क्या लिखा है? शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा। यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं, एक तो ऊपरी भाग से महाशिरा, एक निचले भाग से महाशिरा। अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे तो समझाएंगे क्या होते हैं। तो ये दोनों आपने देखा। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ आपने देख लिया शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, ये शरीर के निचले भाग से महाशिरा। इनका मीनिंग क्या है एक्चुअली में अभी आपको समझाएंगे, डोंट वरी। उसके अलावा आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर ये 2 क्लिप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। ये क्लिप क्या होते हैं? जैसे ऊपर से प्रेशर्स के थ्रू ब्लड आता है तो ये इधर ओपन हो जाते हैं इस तरीके से, जैसे ही इधर प्रेशर बढ़ता है तो ये क्लोज हो जाते हैं, तो वापस नहीं जाता है। दोनों तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 और होते हैं, वो भी इस डायग्राम में शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनको क्या बोला जाता है? वाल्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाल्व।
अभी बताएंगे कौन से वाल्व हैं, ठीक है। वहीं पर आप देखेंगे इधर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा। अभी अदर डायग्राम में आपको इजीली समझ आएगा, फिर आगे डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ इजीली समझ आएगा, बट थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे, और डायग्राम वाइज आपको समझ आए वो सबसे बेटर है। चलिए, तो ये डायग्राम समझ आ गया होगा आई होप। आगे चले, आगे बात करते तो फिर से एक हार्ट का डायग्राम है, और आप समझते होंगे इसमें जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर है ये क्या है आपको बता दूं मैं, ये ब्लू कलर है ये अशुद्ध रुधिर मान के चलेंगे, अशुद्ध यानी इम्प्योर ब्लड है, और इम्प्योर कहे तो डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर यानी अशुद्ध, और जो रेड कलर में है वो प्योर ब्लड है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आगे डिटेल से पढ़ेंगे इजीली समझ आएगा, अभी इतना याद रखें नॉर्मली। आगे देखेंगे एक और हार्ट है आपके सामने, आपको शो हो रहा होगा, और इसके अंदर आप ये ब्लड वेसल्स के ओपनिंग दिख रहे होंगे, आर्टरी और वेंस के, ठीक है। उसके आगे चले अपन, ये एक और हार्ट है आपके सामने शो हो रहा है, इजीली आप विजिबल है, आप देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये सारे डायग्राम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे जो भी पढ़ेंगे वो इनके माध्यम से, इनके हेल्प से इजीली समझ आएगा। ये एक बार फिर से डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, यानी दो पार्ट अपन ने इसके किए, तो ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकुलर यानी कि दायां आलिंद और दायां नीले, वहीं पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां आलिंद और बायां नीले, ठीक है। उसके अलावा आगे चलते हैं अपन, और क्या देखा था अपन ने, ये जो आपने देखा था महाधमनी अवोर्टा जिसको कहते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा ये सुपीरियर वेना केवा, यानी कि सुपीरियर मतलब ऊपरी सिरे से ऊपरी भाग से महाशिरा, ठीक है। वहीं पर आप देख पाएंगे तो ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये वाल मैंने बताए थे, तो ये वाल हैं, इजीली आपको समझ आ रहा होगा, समझने की कोशिश करें। अभी नाम वगैरह सब अपन देखेंगे, ये ट्राइकस्पिड वाल, ये मिट्रल वाल, अभी पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से वाल होते हैं, डोंट वरी, बट अभी डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, तो डायग्राम समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने देखा, उसके बाद एक और डायग्राम आपके सामने है, और इसमें आई होप सबसे ज़्यादा क्लियर, सबसे इजीली आपको समझ आएगा। देखें, देखने की कोशिश करना है और समझने की कोशिश करना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये वेना केवा, ठीक है, वेना केवा, वही यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, वहीं पर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। वही यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब कुछ आप देख सकते हैं, इजीली समझ आ रहा होगा। ये अपन ने पढ़ा सुपीरियर वेना केवा, और यहीं पर आप देख सकते हैं इंफीरियर वेना केवा, यानी कि ऊपरी भाग से महाशिरा और निचले भाग से महाशिरा। इनका मीनिंग क्या है, ये ऊपर वाली बॉडी हार्ट से ऊपर जितने भी पार्ट है उससे ब्लड लाकर हार्ट में डालता है, और ये नीचे के भाग से ब्लड लाकर और हार्ट में डालता है। आगे इजीली समझ आएगा, डोंट वरी, आगे देखते जाए। एक और डायग्राम है, फाइनल डायग्राम, और इसके अंदर आपको वाल शो हो रहे हैं। वाल मतलब जो कपाट बने हुए होते हैं, यानी दाएं नीले से दाएं आलिंद से दाएं नीले, यानी कि एट्रियम से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट में जो सप्लाई होते हैं वो सारे वाल हैं। तो बेसिकली एक तो फुफ्फुसीय कपाट होता है, पल्मोनरी कपाट यानी फुफ्फुसीय कपाट, दूसरा अवोर्टिक जो कि बॉडी में, ये तो है फेफड़े में जाने के लिए कपाट होता है, यानी फेफड़े में जब ब्लड जाता है तो ओपन होता है, खुलता है, और ये अवोर्टिक वार्ड जब बॉडी में ब्लड जाता है तो खुलता है, और ये यहाँ पर दाएं आलिंद यानी कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने जब ब्लड जाता है तब खुलता है, और ये मेट्रल वाल, इसको बाइकस्पिड वाल भी कहते हैं, और ये जब बाएं आलिंद से बाएं नीले में ब्लड जाता है तो ओपन होते हैं। तो बेसिकली ये चार वाल तो आपको एटलीस्ट याद रखने ही रखने हैं। बेसिकली ये जो चार वाल हैं वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ये बायोलॉजिकल वाल है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे कितने वाल है। बेसिकली चार वाल है, दो तो आलिंद से नीले यानी राइट भाग से दाएं भाग से ऊपर का जो दाया भाग है उससे नीचे वाले दाया भाग में जाना, यानी कि ऊपर क्या है आलिंद है, नीचे क्या है नीले हैं। ऊपर वाले को आलिंद कहते हैं, नीचे वाले को नीले कहते हैं। इंग्लिश में कहे तो ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। इनमें जब ब्लड जाता है तो यहाँ पर कुछ क्या होता है, कपाट होते हैं। कपाट इट मीन्स
कुछ गेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ऊपर से ब्लड आता है तब ओपन हो जाते हैं। जैसे ही प्रेशर ज़्यादा हो जाता है नीचे, तो जैसे ही ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो बंद हो जाता है, यानी ऊपर नहीं जा पाते। ठीक है, यानी जो ब्लड है उसका बैक फ्लो को रोकने का ये काम करते हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें होता है, और वैसे ही पल्मोनरी वाल होता है, और वैसे ही एवोर्टिक वाल होता है। उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ आया होगा, और ये सारे डायग्राम अपन ने देखे, और आई होप ये सारे डायग्राम्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अब बात करेंगे अपन डिटेल से कि आखिर हर्ट किस तरीके से होता है, और हर्ट के रिगार्डिंग जो ब्लड वेसल्स है वो किस तरीके से होती है, कौन सी ब्लड वेसल क्या कहलाती है, कौन सी ब्लड वेसल क्या कहलाती है, तो जानेंगे अपन। तो फटाफट से चलते हैं आगे। जब तक के लिए एक बार रिवाइज कर लीजिए कौन कौन से डायग्राम अपन ने देखे, फटाफट से याद कर लीजिए कौन कौन से भाग अपन ने देखे। बिल्कुल एक बार आंखें बंद करें और अपने आप से सोचने की कोशिश करें, पूछने की कोशिश करें कि आपने कौन कौन से पार्ट देखे हार्ट के। फटाफट से देख लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने आंखें बंद करके एक बार सोचा होगा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। उम्मीद है, बट आपने ऐसा नहीं किया। मुझे उम्मीद है बट आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है सामने कौन है, और आप ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि आपको लगता है हमें सब याद है, लेकिन जब एग्जाम होता है तो सब डिब्बा गोल। तो डोंट वरी, आगे से फिर से समझ लेंगे, डोंट वरी। बट आंखें बंद करने के बोला तो आंखें बंद करने में क्या जाता था। डोंट वरी, आपने नहीं किया, कोई बात नहीं है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं, बाद में बात करेंगे, एक बार फिर से आपकी आंखें बंद करवाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे चलें। और आगे चलने के साथ ही अपन डिस्कस कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और परिसंचरण तंत्र, और उसके अंदर सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका हार्ट। और इस हार्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करना कि आखिर हार्ट है क्या, किस तरीके से इसके अंदर पार्ट डिवाइड किए हुए हैं इसके पार्ट को, और किस तरीके से इसके चेंबर यानी कोष्ठ होते हैं, समझने की कोशिश करना। बहुत ही इजीली मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन अपन डिस्कस कर रहे हैं हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है, सबसे फर्स्ट वन आपको याद रखना है। तो हार्ट क्या है, एक पेशीय ऊतक है। जैसे अपन ने ब्लड के बारे में कहा था कि वो कौन सा ऊतक था, तरल संयोजी ऊतक था, और जिसने पढ़ा है इजीली उस सबको पता है कि ब्लड क्या था, एक तरल संयोजी ऊतक है। वैसे ही हार्ट भी क्या है, एक पेशीय ऊतक है, यानी पेशीय ऊतकों से बना हुआ मानव हार्ट मार्शल या खोखला और बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का अंग है। भूलना नहीं है फ्रेंड्स, और साथ में अपने नोट्स हैं जो कि बनाते रहना है, क्योंकि ये नोट्स आपको आगे काम आएंगे, आपको पूरा हेल्प देंगे पढ़ने के लिए। क्योंकि मैं मानता हूं जो अपन पढ़ते हैं उसको एक बार लिख ले एटलीस्ट वन टाइम। यदि आपने राइट कर लिया, लिख लिया, तो 99% चांसेस होते हैं कि जो पढ़ा है उसको भूला नहीं जा सकता। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, देखो पढ़ना आपको पड़ेगा। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना, तो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, नहीं तो क्लास वापस से बड़ी हो जाएगी कल की तरह। डोंट वरी, आगे चले। देखिए हंसी चले तो हंस लेना चाहिए, ठीक है, और जब मुझे हंसी चलती है तो मैं हंस लेता हूँ, आपको हंसी चले तो आप भी हंस लीजिएगा। बट जो पढ़ाया जाए उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है एक बार पढ़ने पर आपको चीज़ें याद नहीं रहती। तो एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 5 बार, जितना टाइम हो पढ़ लो, जितना टाइम आपको पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन याद रखना है, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपको भूलना नहीं है। अभी तो भूलना और भूलना बिसरना जो भी होता है, भूलना याद करना जो भी होता है वो हो जाता है, लेकिन एग्जाम टाइम पे आपको भूलना नहीं है। तो पढ़ रहे अपन हृदय, और हृदय के अंदर अपन ने कहा कि एक पेशीय ऊतकों से बना हुआ एक खोखला और आपकी बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का अंग है। आपने मुट्ठी बंद कीजिए, अपने हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए आपकी मुट्ठी बंद करके देख सकते हैं। आपकी मुट्ठी, आपका हाथ आपके पास है, मेरे पास नहीं है, मैं अपनी मुट्ठी बंद करके देख सकता हूं, आप अपनी मुट्ठी बंद करके देखिए। आपको लगेगा कि हाँ सर ने सही कहा है, उनके अंदर जो उंगलियां लग रही है वो आपको ऐसी लग रही है जैसे ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनियां हैं, और बाकी आपका हार्ट है आपके बंद मुट्ठी के आकार का है, बंद करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो मेन लाइन यही याद रखनी कि कैसा है, खोखला है और पेशीय ऊतकों का बना है और बंद मुट्ठी के आकार का है और लाल रंग का है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में अपन कहे तो क्लोज फिस्ट यानी बंद मुट्ठी के आकार का है, रेडिश इन कलर है, और होलो मस्कुलर ऑर्गन है। होलो मतलब खोखला और मस्कुलर मतलब पेशीय ऊतक है। और आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे लिखा है यह एक दोहरी भित्ति के झिल्ली में आवरण से घिरा हुआ होता है, यानी इसमें डबल लेयर होती है, और ये एक झिल्ली युक्त यानी मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेन युक्त
एक कवरिंग होती है इसके चारों पर, यानी कि कवर होता है, जैसे अपन स्वेटर पहनते हैं वैसे कवर हो जाते हैं ना, वैसे ही इसके चारों ओर एक कवरिंग होती है, यानी आवरण बना होता है। वो किसका बना होता है? दोहरी झिल्ली युक्त या दोहरी भित्ति युक्त आवरण होता है, जिससे ये हर्ट है जो कि घिरा रहता है। आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। और जो घिरा हुआ आवरण होता है उसको क्या कहा जाता है? हृदय आवरण कहा जाता है, और इंग्लिश में कहे तो पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। लाइक समझने की कोशिश करना। सपोज ये आपका हार्ट है, ठीक है, सपोज ये आपका हार्ट है, समझने की कोशिश करना। ये आपका हार्ट है, तो ये हार्ट में क्या होता है? सबसे बाहर, सबसे अंदर वाली एक कवरिंग होती है जिससे यह घिरा रहता है, और ये मसल्स का बना होता है, जिसको मायोकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोकार्डियम। ठीक है, उसके बाद एक कवरिंग और होती है, उसके बाद एक कवरिंग और होती है इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, सॉरी, सबसे अंदर जो रहती है उसको एंडोकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो सबसे अंदर रहती है, मैंने ग्रीन कलर बनाई, एंडोकार्डियम में अंदर ही अंदर होती है एंडोकार्डियम। ठीक है, उसके बाद में बीच में उसके जस्ट ऊपर होती है मायोकार्डियम, यानी बीच वाली लेयर, और सबसे बाहर जो लेयर होती है वो होती है पेरिकार्डियम, मतलब सबसे बाहर। यानी इट मीन्स आप समझे कि इसके अंदर बेसिकली 3 प्रकार की लेयर्स बनी होती है, यानी कि 3 प्रकार की झिल्लियां बनी होती है, 3 प्रकार के आवरण इसके चारों तरफ होते हैं। सबसे अंदर वाला एंडोकार्डियम, सबसे अंदर वाला एंडो मतलब अंदर, कार्डियम मतलब हार्ट, यानी सबसे अंदर वाली जो झिल्ली होती है उसको एंडोकार्डियम कहा जाता है। फिर बीच वाली मायोकार्डियम, और सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम जो आपने पढ़ा। यानी सबसे बाहर एक झिल्ली होती है, और इस झिल्ली को हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया। आगे चलते हैं। और इस हृदय आवरण में क्या होता है? एक प्रकार का द्रव भरा हुआ होता है, जिसको हृदय आवरणीय द्रव कहते हैं या पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। वो क्यों होता है आपको सबको पता है। हार्ट क्या होता है? ऐसे धक 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 करता रहता है, यानी सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। तो इनकी लेयर के बीच में, इनकी जैसे कि आप समझने की कोशिश करना। ये आपका कोई फर्श है, फर्श सीधा बनाऊं मैं, समझने की कोशिश करना। पहले सपोज ये कोई फर्श है, और आप यहाँ पर आकर फिसले, और फिसलने से क्या हो गया? इस पर फिसले तो आपके लग जाएगी, यानी इंजरी हो जाएगी, तो घाव हो जाएंगे, घिस जाएंगे। आपको पता है घिस जाते हैं, है ना, तो ये घिस जाएंगे। लेकिन यदि यहीं पर ऑयल या चिकना पर्स होगा तो आपके लगेगी भी नहीं, घिसेगा भी नहीं। या फिर कोई पानी होगा तो फिसल लेंगे तो सही, लेकिन लगेगी नहीं, लगेगी पर घाव नहीं होगा। ऐसा समझ सकते हैं। तो आपको क्या समझ आया कि यदि कोई 2 लेयर के बीच में यदि कोई पानी भरा हुआ है, कोई द्रव भरा रहता है, और यदि वो एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगे तो आपस में घाव नहीं होगा, चोट नहीं लगेगी। यानी कि फ्लूइड क्यों भरा हो रहता है इनके बीच में? जो पानी जो भरा हुआ है इसके बीच में, वो क्यों भरा रहता है? ताकि जब वो सिकुड़े और फैले तो उनके क्या नहीं हो, चोट नहीं लगे, घाव नहीं हो। यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये होता है। यानी आसानी से वो एक दूसरे के ऊपर, लेयर के ऊपर फिसल सकता है, उनके घाव नहीं हो सकते, इंजरी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उसकी सुरक्षा के लिए ये भरा हुआ होता है। ठीक है, लिखा है यह द्रव्य शरीर की बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है, और बाहर जो लेयर है वो भी आघातों से सुरक्षा करती है कि चोट लगेगी तो बाहर वाली लगेगी तो वो धीरे धीरे रिपेयर हो जाता है। वैसी बात है, आप कॉमन सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाहर वाली लेयर जो होती है पेरिकार्डियम होती है, बीच वाली मायोकार्डियम होती है, और अंदर वाली एंडोकार्डियम होती है। बाहर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। काम है बाहरी आघातों से सुरक्षा करना। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा, आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपका हार्ट होता है, जो आपका हृदय होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है। सपोज आपका ये हार्ट है, ठीक है, सपोज आपका ये हार्ट है। अब इस हार्ट के अंदर लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, और इसमें जो थिकनेस है यानी कि इसकी विड्थ है, मोटाई है, वो कितनी होती है, तो वो आपको याद रखना है। कितनी कितनी होती है। तो इसके अंदर आपको इजीली याद रखना है। हार्ट के अंदर जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है, यानी 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई जो होती है वो होती है 9 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई यानी डायमीटर जो होता है वो होता है 6 सेंटीमीटर। कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। और ये इसका माप है, इसका मेजरमेंट है हार्ट का। तो देखिए, तो हार्ट लंबाई में 12 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई में 9 सेंटीमीटर, और मोटाई में 6 सेंटीमीटर। यानी कि आप कैसे भी याद रखें, 12 9 6 या 6 9 12, कैसे भी आपको याद रखना है, बट ये याद रखना है एटलीस्ट। ठीक है, तो ये तो आपकी
हार्ट की साइज होगी, शेप होगी, किस तरीके से होता है। ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का है, कितनी लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है, आपने देखा कितनी आवरण इसके अंदर बने होते हैं। तो नॉर्मली आपने पढ़ा हार्ट क्या है, एक पेशीय ऊतकों से बना हुआ एक खोखला बंद मुट्ठी के आकार का होता है, लाल रंग का होता है। कितने आवरण इसमें बने होते हैं, तो अपन ने पढ़ा 3 आवरण, फर्स्ट वन, फिर सेकंड वन, फिर थर्ड वन। 3 आवरण होता है, सबसे बाहर वाला पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम और अंदर अंदर वाला एंडोकार्डियम। उसके अलावा अपन ने पढ़ा कि जो बाहरी बार होता है इसमें कुछ फ्लूइड है, द्रव भरा रहता है। क्यों भरा रहता है, ताकि ये बाहरी जो भी चोट लगे, आघात हो, उससे बचाया जा सके, यानी सुरक्षा करने का काम करता है। जिसके हार्ट है, फैलता है, सिकुड़ता है, तो उसमें भी फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, घर्षण होगा तो चोट लग सकती है, तो उससे बचाने का काम ये करते हैं। उसके अलावा अपन ने पढ़ा इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसका मोटाई। तो आपने पढ़ा कि 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और डायमीटर यानी कि मोटाई आप देख सके, थिकनेस देखे तो 6 सेंटीमीटर होती है। ये नॉर्मली अपन ने देखा। उसके बाद देखते हैं अपन इसका वजन कितना होता है, यानी हार्ट है, हृदय है, उसका वजन कितना होता है। तो पहले समझने की कोशिश करना। ये आपका ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं अपन, पहले किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन हार्ट की, यानी मानव हृदय की अपन बात कर रहे हैं, और की बात नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मली आपको याद रखना है 2 कंडीशन, एक तो मेल, मेल मतलब पुरुष, और पुरुष के अंदर जो इसका वजन होता है 310 ग्राम होता है। कितना होता है, 310 ग्राम होता है। और फीमेल यानी कि स्त्री, और स्त्री के अंदर जो वजन होता है वो 250 यानी 250 ग्राम होता है। और ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है कि हार्ट है एक ह्यूमन के अंदर, यानी मानव हृदय जो होता है वो वजन में कितना कितना होता है। तो पुरुष के अंदर यानी मेल के अंदर ये होता है 310 ग्राम का। 310 ग्राम मतलब समझ रहे होंगे आप, 310 ग्राम, 310 ग्राम। और फीमेल के अंदर होता है ये 250 यानी 250 ग्राम होता है, 250 यानी 250 ग्राम होता है। आप समझ सकते हैं इस बात को, और याद रखना है। चलो अच्छी बात है। देखिए, मुझे पता है आपके माइंड में एक थॉट आ रहा है, पता है, मैं समझ सकता हूँ आपके थॉट कि एक मेल और फीमेल में इतना डिफरेंस कैसे। इसका मीनिंग तो ये हो सकता है, या ये सोच रहे होंगे आप कि इसका मीनिंग तो ये है कि मेल का यानी पुरुष का जो हृदय है, पुरुष का जो हृदय है, दिल है, वो बड़ा होता है। सही समझ रहे हैं। लड़कियों से यानी गर्ल्स से या फीमेल से वजन में भारी होता है कौन, मेल का हार्ट। कितना भारी होता है आप देख सकते हैं, ये 250 है और ये 310 है, अप्रोक्स है, ये मान के चलना, एग्जिटीज नहीं बोल सकता, बट अप्रोक्स है, और यही नॉर्मल एवरेज अपन मानते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्स अपन कह सकते हैं कि 60 ग्राम ज़्यादा भारी है। तो लड़कों का जो हृदय होता है नॉर्मली याद रखना 310 ग्राम का होता है, यानी लड़कियों से भारी होता है ये, और 250 ग्राम लड़कियों के अंदर यानी कि फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये नॉर्मली एक्सपेक्टेड है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़कियों का जो वजन है, सॉरी लड़कियों के जो हार्ट है यानी गर्ल्स के अंदर और बॉयज के अंदर या मेल और फीमेल के अंदर ये डिफरेंस क्यों है। तो डिफरेंस इसलिए आपको याद रखना है, मेल जो होता है, मेल मतलब पुरुष, और पुरुष के अंदर आपको पता है एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आपको एक हार्मोन याद होगा टेस्टोस्टेरोन, और इसको नर जनन हार्मोन कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहा जाता है, या मेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है, जो कि मेल के अंदर कंपेयर टू फीमेल बहुत ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने का रीज़न ये है, ये ज़्यादा होता है इसीलिए क्या करता है, जो हार्ट को बनाने वाली जो मसल्स होती हैं उनको बढ़ाने का काम करती हैं। यानी कि जो हार्ट को बढ़ाने वाली मसल्स होती हैं, हार्ट को बनाने वाली मसल्स होती हैं, या हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उसको बढ़ाने का काम ये करती है, यानी उनको बढ़ाने का काम करती है, तो उसका वजन ओबियसली ज़्यादा होगा। और फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं समझिए कि फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, क्योंकि रिसेंटली अभी एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है, सॉरी किस में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन में अप्रोक्स 90% लोग, आई थिंक जहां तक मुझे लगता है आंसर यही लगा गया था कि फीमेल के अंदर नहीं होता है, तो बिल्कुल गलत है। फीमेल के अंदर भी होता है बट कम होता है, एटलीस्ट बहुत ही ना के बराबर होता है, बट उसका आंसर वो गलत लगा क्या है। ठीक है, तो दोनों में होता है बट फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है, बिकॉज वो मेल के अंदर सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, इसीलिए वो होता है और वो ज़्यादा होता है। इसलिए हार्ट की जो मसेल और मसल्स हैं, हार्ट के अंदर जो मसल्स है यानी स्पेशिया जो ऊतक है, उनको बढ़ाने का ये काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो बढ़ाने का काम करता है, तो पुरुषों का जो हृदय है, पुरुषों का जो दिल है, वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा समझने की कोशिश करना,
बाकी इजीली आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो 310 अपन ने पढ़ा पुरुषों का और स्त्रियों का 250 ग्राम। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और आगे चलने के साथ अपन बात करते हैं हर्ट के बारे में, और ज़्यादा कुछ नॉलेज अपन लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं अपन हर्ट के चेम्बर की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? हर्ट के चेम्बर की। और हर्ट के अंदर कितने चेम्बर होते हैं? सबसे फर्स्ट वन, हर्ट के भाग देखे, जैसे कि आपका हर्ट है, हृदय है, तो इसके भाग देखे तो हृदय को पहले दो भागों में बांटा। एक तो राइट पार्ट यानी दाया भाग, और एक लेफ्ट पार्ट यानी बायां भाग, दो भागों में बांटा। आगे और जाके इसको डिवाइड किया तो इसको चेम्बर में डिवाइड कर दिया, यानी कि कक्ष में डिवाइड कर दिया। और कक्ष देखे या चेम्बर देखे या कोष्ठ बोले तो कितने? चार कैसे? ये पढ़ा अपन ने आलिंद, ये पढ़ा अपन ने नीले, यानी ऊपर वाला आलिंद होता है, नीचे वाला नीले होता है। और इंग्लिश में कहें तो ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल। वैसे ही ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, तो कितने हो गए? 4। यानी कि 2 तो राइट पार्ट और 2 लेफ्ट पार्ट में, यानी कि राइट में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, दायां आलिंद और दायां नीले। वैसे ही बायां आलिंद और बायां नीले, यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो कितने भाग हो गए? 4 भाग। तो देखिए क्या लिखा है, ऊपरी 2 भाग अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और ये क्या कहलाते हैं? आलिंद होते हैं। यानी कि नीचे के भागों से ऊपर वाले भाग इस कंपेरिजन अपन यदि करें तो छोटे होते हैं और इनको आलिंद कहते हैं। यानी दोनों ऊपर वाले पार्ट, जैसे कि अपन ने डायग्राम बनाया था अभी अपन ने डायग्राम बनाया था ये, तो इसके अंदर अपन ने इसको 2 भागों में बांटा और 4 चेंबर किए। तो ये जो ऊपर वाले पार्ट है, दोनों जो ऊपर वाले पार्ट है, ये वाले दोनों, ये दोनों क्या होते हैं? आलिंद होते हैं, यानी एट्रियम होते हैं। क्या होते हैं? एट्रियम होते हैं। और ये नीचे के भागों से कंपेयर क्या होते हैं? थोड़े छोटे होते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। तो आगे लिखा है निचले 2 हिस्से कंपेरिजन बड़े होते हैं, यानी ऊपर के कंपेयर करें, ऊपर की अपेक्षा करते कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। और उनको क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल या नीले कहा जाता है। समझने की कोशिश करना, हिंदी और इंग्लिश दोनों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर वाले दोनों एट्रियम यानी आलिंद होते हैं, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल यानी नीले होते हैं। अब राइट पार्ट है और लेफ्ट पार्ट है, उनके अंदर आप समझ जा दिया मैंने। राइट में है तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यानी दाया भाग, दाया आलिंद और दाया नीले। वैसे ही लेफ्ट के अंदर है तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां आलिंद और बायां नीले। आई होप, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं और अब आगे अपन पढ़ते हैं। तो लिखा है अतः लंबवत रूप से हृदय को दाएं भाग और बाएं भाग में बांटा जाता है, यानी 2 भागों में बांटा हुआ है। एक एक आलिंद होते हैं और एक एक नीले होते हैं। समझ गए? जैसे कि ये आपका हर्ट है, इसको लंबवत अपन ने भागों में बांटा, तो ये एक ये और एक ये, यानी कि ये राइट पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट, दोनों में एक एक क्या है? आलिंद यानी एट्रियम है, और एक एक नीले यानी कि वेंट्रिकल है। समझ गए यहाँ तक? उसके बाद आगे देखें तो बाईं ओर के आलिंद और नीले आपस में एक द्विवलन कपाट, बाइकस्पिड वाल, जिसको मिट्रल वाल्व कहते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैंने डायग्राम दिखाया था आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक ये आपका हर्ट है, ठीक है? लाइक ये आपका हर्ट है और इस हर्ट को अपन ने डिवाइड किया है 2 पार्ट में, इसको अपन ने डिवाइड किया है 2 पार्ट में, और इसको डिवाइड किया है अपन ने 4 चेंबर में, ठीक है? ये राइट पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट, यानी कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले। आपकी लैंग्वेज क्या लिखा है कि बाएं ओर की जो बाएं ओर के आलिंद और नीले आपस में एक, यहाँ पर जैसे अपन ने इस तरीके से देखे थे डायग्राम के अंदर, इस तरीके से 2 वलीय कपाट पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहा जाता है? बाइकस्पिड वाल्व। और इन्हीं को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। समझने की कोशिश करना। देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर्ट के बाएं भाग की अपन किसकी बात कर रहे हैं? बाएं यानी कि लेफ्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। तो बायां में बा आ रहा है और यहाँ बाइकस्पिड में ब आ रहा है। बायां में बा आ रहा है, बाइकस्पिड में बा आ रहा है, तो समझ जाना है आपको बाएं वाले भाग में यानी लेफ्ट वाले पार्ट में जो कौन सा वाल होता है, कौन सा कपाट होता है? तो बाएं में बाइकस्पिड वाल, और इसी का ही अन्य नाम है मिट्रल वाल। उम्मीद है समझ गए होंगे। बायां मतलब बाइकस्पिड वाल, बायां मतलब बाइकस्पिड वाल, और इसी को ही मिट्रल वाल कहते हैं,
ठीक है। और इसी को ही एक और नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल का मीनिंग समझे कि नहीं समझे, रुको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अपन ने बात की कि हर्ट को हर्ट को अपन ने दो भागों में बांटा। तो हर्ट को जब दो भागों में बांटा और चेंबर में बांटा तो ये कौन सा पार्ट, एट्रियम। कौन सा पार्ट, एट्रियम। और ये वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो जोड़ने वाला होगा, देखो एट्रियम और वेंट्रिकुलर, नाम में क्या लिखा है आप देख सकते हो, एट्रियो वेंट्रिकुलर। एट्रियो वेंट्रिकुलर किस किस से जुड़ा, एट्रियम से और वेंट्रिकल से, यानी इनको जोड़ने वाला जो कपाट होता है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल होता है। और बायां भाग है इसलिए बाइकस्पिड वाल कहते हैं, और इसी को ही मिट्रल वाल कहते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। वहीं पर दूसरा कपाट होता है बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में, और वो त्रिवलियन कपाट होता है। बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, याद रखें। तो वही आपका हर्ट है, इस तरीके से हर्ट है। इसको अपन ने डिवाइड किया है, इस तरीके से डिवाइड किया है, और इस तरीके से अपन ने इसको डिवाइड किया है चेंबर में। जैसे इधर एक वाल था वैसे ही इधर भी एक वाल है, जैसे ही उधर एक वाल था वैसे ही इधर भी एक वाल है। और इस वाल को अपन ने कहा था बाइकस्पिड वाल, और इस वाल को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल। बाई मतलब दो, यानी कि दो वल्लियां होती हैं इसके अंदर। ट्राई मतलब तीन, यानी त्रिवल्लीय इसके अंदर ये होता है। और इसी को ही क्या कहेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। क्या कहेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल कहते हैं। कौन सा वाल, ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल। उम्मीद है बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बाई मतलब बाया और दाई का आपको याद रह जाएगा। बाया का याद है तो दाया का याद रह जाएगा। बाई मतलब बाया, यानी बाइकस्पिड वाल बाएं वाले पार्ट में होता है, यानी लेफ्ट पार्ट में होता है, और बाकी रिमेनिंग राइट पार्ट में होता है, जो कि ट्राइकस्पिड वाल होता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आएगा। आगे चलते हैं। ये कपाट क्या करते हैं, तो देखिए ये कपाट रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। यानी जब हार्ट ऊपर वाला चेंबर है, जैसे कि ये आपका हार्ट है, अब देखिए यहाँ से ये चेंबर है जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, यानी सिकुड़ा, और सिकुड़ने के बाद सारा ब्लड कहाँ आ गया, नीचे वाले पार्ट में आ गया। अब नीचे वाले पार्ट में आने के बाद ये वापस से फैलेगा नीचे वाला। अब नीचे वाला फैलेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ये वापस जाने की कोशिश करेगा, ब्लड क्या करेगा, ब्लड वापस जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो वापस से क्या हो जाएगा, वाल बंद हो जाएंगे, और बंद हो जाएंगे तो ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा। तो क्या करते हैं ये, रुधिर को विपरीत दिशा में यानी ऊपर की तरफ जाने से रोकते हैं, यानी ऊपर की तरफ विपरीत दिशा में जाने से ये रोकते हैं। काम याद रखना है कपाट का काम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कपाट के खुलने वो बंद होने से लब और डब की आवाज आती है। आपको पता है कपाट को आप गेट से समझ सकते हैं, गेट से आप समझ सकते हैं। सपोज करें कि आपका गेट अंदर की तरफ खुलता है, क्या अंदर की तरफ खुलता है, सपोज करिए एक तरफ अंदर की तरफ खुलता है, एकदम से बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से गेट किधर खुलेंगे, अंदर की तरफ खुलेंगे। लेकिन यदि कमरे में पानी भर गया तो वो गेट क्या हो जाएंगे, गेट क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे, लग जाएगा गेट, लेकिन लगने के बाद वापस वो खुलेगा नहीं, क्योंकि ऊपर क्या है, प्रेशर है, प्रेशर है तो वापस वो खुलेंगे नहीं है। और खुलेंगे क्यों, कैसे नहीं है, क्योंकि अंदर प्रेशर हो गया, अंदर प्रेशर हो गया तो वापस खुलेंगे क्यों, और नहीं खुलेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड वापस यानी पानी का जो आया है, जो पानी आया है कमरे के अंदर वो वापस नहीं जाएगा जब तक अपन उसको खोलते नहीं है। तो उसी तरह से गेट समझ के लेके, और जैसे ये खुलते हैं और बंद होते हैं तो लब और डब की आवाज आती है। किसकी, लब और डब की आवाज आती है। आपको पता है, कहते हैं ना वो कि हृदय है जो कि धक 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 धड़क रहा है, तो वही बात है, वो आवाज कहाँ से आती है, जैसे ही वो लबढब करते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते बंद होते हैं, तो उनसे कैसे आवाज आती है, लब ढब लब ढब लब ढब, इस तरीके से वो आवाज आती है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नहीं आया समझ तो समझने की कोशिश करना, क्योंकि समझ में तो आना ही पड़ेगा। तो समझने की कोशिश करना, समझ में आना पड़ेगा। और फिर भी थोड़ा डाउट रहता है तो एक वीडियो है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हृदय है काम करता है, किस तरीके से जो वाल है वो फड़फड़ाते हैं, यानी लबडब करते रहते हैं। उस वीडियो में इजीली समझ आ जाएगा। बट यहाँ भी समझने की कोशिश करना, ये थ्योरेटिकल अपन पार्ट चल रहा है तो समझने की कोशिश करना। उम्मीद है आप समझेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो आगे हैं दाएं और बाएं भाग को, दाएं और बाएं भाग, या कह सकते हैं दाएं और बाएं आलिंद वो नीले को आपस में एक पेशी पृथक करती हैं, जिसको क्या कहते हैं, विभाजिका कहते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये वही डायग्राम है, वही हर्ट है, और देख सकते हैं आप इजीली यहाँ पर ये वाला आपका राइट पार्ट है और ये वाला आपका लेफ्ट पार्ट है। तो इसके बीच में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसके बीच में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये वाली जो मसल्स हैं, ये पेशियां हैं, इन दोनों को अलग कर रही हैं और इनको विभाजिका कहते हैं, सेप्टम कहते हैं या सेप्टल पार्ट कहते हैं। उम्मीद है डायग्राम आपको बार बार दिखा दिया मैंने, समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आलिंद और नीले,
लयबद्ध यानी रेगुलरली क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं और रिलैक्सेशन होता है। लिखा हुआ है कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन। आपको पता है हर दिन धक 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 करता रहता है, यानी कि 4 चैम्बर है, तो 4 चैम्बर में से एक फैलता है, एक सिकुड़ता है, एक फैलता है, एक सिकुड़ता है, इस तरीके से एक क्रम से काम चलता रहता है। और आपको पता है सब कुछ रुक जाता है पर आपका हृदय काम करना बंद नहीं करता है, 24 घंटे 24 आवर वो चलता ही रहता है। आप ज़्यादा परिश्रम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा स्पीडली चलेगा, काम नहीं करेंगे, रिलैक्स अवस्था में रहेंगे तब भी वो चलेगा, बंद नहीं हो सकता, क्योंकि उसका काम वो करेगा। ठीक है, उसका काम वो ऑटोमेटिकली करेगा, उसका काम कभी बंद नहीं हो सकता। जिस दिन वो बंद हो जाता है उस दिन सबका काम बंद हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस क्रिया से हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाने, यानी कि जब पंप करेगा वो ऊपर वाला फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, तो उसमें जो ब्लड है वो खाली होकर कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। वापस बॉडी से पूरा ब्लड कहाँ आएगा, हृदय में आएगा तो फैल जाएगा। फिर ब्लड को मतलब सिकुड़ेगा तो सारा ब्लड वापस बॉडी में, फिर वापस इस तरीके से ये काम चलता रहता है। तो ये शरीर में पंप करने के लिए होता है। शरीर में अशुद्ध या अपशिष्ट मिला हुआ यानी कि अशुद्ध जो रक्त है वो कहाँ पर होकर आता है, वेना केवा में आता है। और वेना केवा अपन ने पढ़ा है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। अपन ने डायग्राम में देखा था, ऊपरी भाग से महाशिरा और निचले भाग से महाशिरा, उस महाशिरा को क्या बोला जा रहा है, यहाँ वेना केवा बोला जाता है। यानी कि हृदय से ऊपर वाले शरीर का पार्ट होता है, वहां से सारा ब्लड आता है, वो भी वेना केवा यानी महाशिरा के थ्रू आता है। नीचे वाला से आता है वो भी महाशिरा के द्वारा होता है। नीचे वाले को निचले भाग से महाशिरा, ऊपर वाले को ऊपरी भाग से महाशिरा, या फिर इंग्लिश में कहें तो ऊपर वाले को सुपीरियर वेना केवा, नीचे वाले को कहें तो इंफीरियर वेना केवा। ये ब्लड को लाते हैं और लाकर कहाँ पर डालते हैं, याद रखना है कहाँ पर डालते हैं, तो ये ब्लड को लाकर डालते हैं दाएं आलिंद में। कहाँ पर लाकर डालते हैं, दाएं आलिंद में लाकर डालते हैं। अब इसको एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से अपन समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने मैं एक छोटा सा डायग्राम दिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, इजीली समझ आ जाएगा, बट कंसंट्रेशन रखना। और यदि ये समझ आ गया तो ये मान के चलना आपको पूरा बॉडी का सर्कुलेशन समझ आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा डायग्राम है आपके सामने मैं रख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पर आपको ये जो बीच में मैंने शो कर रखा है इस तरीके से, ये क्या है, आपका हार्ट है, क्या है, हृदय है, जिसको वही मैंने आपको डिवाइड करके बता रखा है, वही मैंने आपको डिवाइड करके बता रखा है कि ये 2 भागों में इसको बांटा और 2 भागों में बांटकर इसको 4 चैम्बर में बांटा, यानी 4 कोष्ठ में बांटा। ऊपर वाला आर ए लिखा है मतलब राइट, आर फॉर राइट, ए फॉर एट्रियम यानी राइट एट्रियम यानी कि दायां आलिंद। ठीक है, कौन सा भाग, दायां आलिंद। वैसे ही नीचे दायां नीले, राइट वेंट्रिकल। वैसे ही इधर दूसरी तरफ आर ए लिखा है, सॉरी, ये आर नहीं है, ये एल है ना, एल समझ आया ना, लेफ्ट एट्रियम और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ में आएगा। तो ऊपर वाला क्या है, आलिंद है, नीचे वाला नीले है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये इजीली समझ आएगा। तो ये हार्ट के बारे में बात की। अब देखो नीचे आपको जो शो हो रहा है वो क्या है, बॉडी पार्ट, यानी आपके सारे बॉडी पार्ट से ब्लड आया, लेकिन आया कौन सा, अशुद्धि आएगा, क्योंकि बॉडी ने उसको यूज किया तो अशुद्धि आएगा। अभी बात करेंगे अशुद्ध कौन सा, शुद्ध कौन सा, अभी बात करेंगे, केवल याद रखें। तो यहाँ से बॉडी सिस्टम से ब्लड आया, और ब्लड आया तो इस तरीके से कहाँ पर आया, देखिए आप देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। आर ए मतलब राइट एट्रियम में यानी दाएं आलिंद में आया। अब जैसे ही दाएं आलिंद में आएगा तो ये क्या होगा, सॉरी फैलेगा। जैसे ये क्या होगा, फैलेगा, और फैलेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड इसमें भर जाएगा, और ये भरने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगेगा तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, नीचे वाले चैम्बर में आ जाएगा, यानी कि राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, दाएं नीले में आ जाएगा, और दाएं नीले वापस फैल जाएगा। और ये फैलेगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा, यानी ऊपर से ब्लड कहाँ गया, नीचे आएगा, तो ऊपर वाला सिकुड़ जाएगा, नीचे वाला फैल जाएगा। अब जैसे ही नीचे वाला फैलेगा इसमें प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पर भी एक ऐसा वाल होता है, वो ओपन होगा, और ओपन होगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, ब्लड कहाँ चला जाएगा, इसके थ्रू आपके फेफड़े में चला जाएगा, इसके थ्रू आपके फेफड़े में चला जाएगा। और फेफड़े में अपन ने पढ़ा था क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होगा, और गैसों का एक्सचेंज होकर वो कहाँ जाएगा, रेडिएशन कलर में दिखा रहा है, तो वापस कहाँ जाएगा, जैसे एक्सचेंज होगा तो ब्लड कहाँ डाल दिया जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में डाल दिया जाएगा, यानी कि बाएं आलिंद में डाल दिया जाएगा। और बाएं आलिंद से प्रेशर बढ़ेगा, यानी फैलेगा, और फैलने के बाद ये वापस सिकुड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे वाले में आ जाएगा, बाएं नीले में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। इसमें प्रेशर बढ़ने लगेगा, और बढ़ने लगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा,
एवोर्टा जिसको महाधमनी अपन ने देखा था, महाधमनी पढ़ा था, उसके जरिए कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा। और इस तरीके से ये ब्लड घूमता रहता है बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स, बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से वापस हार्ट में, हार्ट से वापस बॉडी में। इस तरीके से ये घूमता रहता है और इस तरीके से ये सर्कुलेशन होता है। तो आई होप समझ आया होगा। आगे चलते अपन वापस वहीं पर फिर बात करेंगे एक बार फिर से, शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे बात कर रहे थे अपन हृदय की, और हृदय में अपन बात कर रहे थे कि सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा होता है, वहां से ब्लड आता है। आगे देखिए, यानी दाएं भाग में एकत्र होने के पश्चात, यानी कि सारा ब्लड कहाँ आया, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, यानी यहाँ पर आपकी बॉडी थी, यहाँ से सारा ब्लड कहाँ आया, हार्ट के किस चेंबर में आया था, ऊपर वाले में। ऊपर वाला कौन सा, ये इधर वाला दायां होता है, तो दाएं आलिंद में आया, तो दाएं आलिंद में सारा ब्लड है आ जाता है और इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही इकट्ठा होता है तो उसका वाल, नीचे का वाल कौन सा पड़ा था अपने दाएं वाले पार्ट में, ट्राइकस्पिड वाल, वो क्या हो जाता है, खुल जाएगा। और खुलने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद से कहाँ चला जाएगा, दाएं नीले में चला जाएगा। यानी कि ऊपर वाले चैम्बर से यहाँ पर था, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, नीले में चला जाएगा। अब नीले में जाने के बाद वो वापस फैलेगा, फैलने के बाद वापस क्या होगा, ब्लड आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा तो उसमें संकुचन होगा, संकुचन होने के बाद वापस कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। एक बार फिर से देखेंगे, परेशान नहीं होना है, डोंट वरी। तो वहां चला गया, अब ब्लड कहाँ पर पहुंच गया, फेफड़े में पहुंच गया। और फेफड़े में मैंने आपको बताया था क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी थी उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ से ब्लड शुद्ध हो जाता है और जो शुद्ध ब्लड है वापस एक धमनी के द्वारा, एक सिरा के द्वारा कहाँ आ जाता है, दूसरे वाले पार्ट में, यानी हर्ट से फेफड़े से कहा जाता है वापस दूसरे वाले पार्ट में आ जाता है। और दूसरा वाला कौन सा, बायां आलिंद। और बायां आलिंद में जैसे ही आएगा तो ये फैलेगा, और फैलेगा तो सारा प्रेशर इस पे पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ जो वाल होता है वो ओपन हो जाएगा, यानी खुल जाएगा। खुल जाएगा तो नीचे वाले यानी नीले में चला जाएगा, यानी बाएं नीले के अंदर ब्लड चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। आगे देखें, यहाँ पर आने के बाद, नीचे वाले में जाने के बाद वहाँ पर प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ता है तो आपको मैंने बताया था डायग्राम में, डायग्राम आपको याद रखने हैं। डायग्राम जिसको याद नहीं है उसको कम समझ आएगा, मैं पहले बता दूँ तो डायग्राम इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, अओर्टा जो महाशिरा होती है उसमें जाएगा, वहाँ पे एक वाल होता है अओर्टिक वाल, जिसको मैंने आपको कहा था। ठीक है, यानी महाधमनी के लिए एक वाल होता है, वो खुलेगा, और खुलेगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, इसके द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। और ये जो चक्र है निरंतर चलता रहता है, और इस चक्र को, जो ये चक्र चलता रहता है, इस चक्र को क्या कहा जाता है, हृदय चक्र कहा जाता है। और हृदय चक्र या इंग्लिश में कही तो कार्डियक साइकिल कहा जाता है। आई होप समझ आ गया होगा कार्डियक साइकिल क्या होता है। तो कार्डियक साइकिल अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद आगे देखिए, हृदय में संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। अभी अपन बीपी भी पढ़ेंगे, बीपी क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो सिस्टोल यानी जैसे ही हृदय संकुचित होता है, यानी कि सिकुड़ता है, और सिकुड़ता है तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, और बढ़ने को क्या कहते हैं, संकुचन कहते हैं, प्रंकुचन या सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप। जैसे हृदय के जो चेंबर है, कोष्ठ है, जो कि सिकुड़ता है, यानी सिकुड़ता है तो वहां से ब्लड स्पीडली यानी प्रेशर के साथ जाता है, और प्रेशर क्या होता है, सिस्टोल होता है। अभी पढ़ेंगे सिस्टोल प्रेशर क्या होता है, डायस्टोल प्रेशर क्या होता है। यानी जैसे ही वो कॉन्स्ट्रिक्स होता है, सिकुड़ता है तो सिस्टोल होता है, और फैलता है तो वो डायस्टोल होता है। सिकुड़ता है तो सिस्टोल, और फैलता है या रिलैक्स होता है तो डायस्टोल कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखें, कुछ लाइन है। इस प्रक्रिया में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। पहले शरीर से हृदय में अशुद्ध रक्त आता है, फिर शुद्ध रक्त फेफड़ों में शुद्ध रक्त होता है, उसके बाद शरीर में पहुंचता है। यानी कि हृदय से यदि रक्त 2 बार गुजरता है, हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है, इसीलिए इस परिसंचरण तंत्र को द्विपरिसंचरण तंत्र कहते हैं, यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम से कि द्विपरिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि जब हृदय से ब्लड 2 बार निकल कर जाता है, 2 बार गुजरता है, तो उसको द्विपरिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब 2 बार कैसे गुजरा आपको पता होगा। ठीक है, आपको पता चल गया होगा, मैंने बताया आपको किस तरीके से 2 बार गुजरा। बता देता हूँ एक बार। जैसे आपका ये हृदय है, इसके 4 चैम्बर हैं, ये आपकी बॉडी है। इस बॉडी से पहले ब्लड कहाँ आया, ऊपर वाले पार्ट में, यानी राइट एट्रियम में आया, यानी कि दाएं आलिंद में आया। दाएं आलिंद में प्रेशर बढ़ा तो ये फैल गया, प्रेशर बढ़ा तो यहाँ का वाल है जो कि ओपन हुआ, और ब्लड कहाँ आ गया, नीचे वाले वाल में। नीचे वाला जो कोस्ट है वो क्या है, चैम्बर है, जो क्या है, दायां नीले को राइट वेंट्रिकल। यहाँ से ब्लड अब जैसे प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पर वाल होता है, वो खुला और कहाँ चला गया, फेफड़े के अंदर चला गया, और फेफड़े से वापस ब्लड यहाँ पर क्या हुआ, गैसों का एक्सचेंज हुआ, ब्लड प्योर हो गया। इम्प्योर ब्लड है, यहाँ से ब्लड हृदय के दूसरी साइड में यानी बाएं भाग में
यानी लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पर प्रेशर बढ़ा तो ये वाल्व ओपन हुआ, ये ओपन हुआ तो इस भाग में आ गया और यहाँ से वापस बॉडी के अंदर चला गया। तो आप देख सकते हैं कि हृदय से 2 बार गुजरा, अग्निभूत गुजरा, एक बार तो ये गुजरा और एक बार ये गुजरा। तो हृदय से 2 बार ब्लड गुजरता है तो उसको क्या कहते हैं, द्विपरिसंचरण तंत्र कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब इसमें एक तरफ तो क्या हुआ, ये वाला जो तरफ है इस वाली तरफ तो क्या होता है, अशुद्ध रुधिर जाता है और इस वाली तरफ है शुद्ध रुधिर जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और उम्मीद है हृदय के बारे में जो भी अपन ने डिस्कस किया, हृदय क्या होता है, कितने भाग होते हैं, कितने उसके कोष्ठ होते हैं, कौन कौन सा पार्ट होता है, आलिंद कौन सा होता है, नीले कौन सा होता है, उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। और आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यदि डाउट है यहाँ तक किसी को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए ना, या कमेंट कर दो, मैं आपको कमेंट का जवाब दे दूंगा और फिर आगे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले एक बार फिर से, मैंने पहले कहा था कि मैं एक बार फिर से आपकी आंखें बंद करवाऊंगा, तो एक बार आप आंखें बंद करें और कुछ सेकंड्स के लिए सोचिए कि आपने हार्ट पढ़ा है, हार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से पार्ट पढ़े हैं और कौन किस तरीके से संकुचित होता है यानी सिकुड़ता है, कौन फैलता है, ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, वो आपको माइंड में ही सोचना है और अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या हमें ये सब कुछ पता है। तो फटाफट से आंखें बंद कर लीजिए और फटाफट से सोच लीजिए। कुछ सेकंड्स का मैं आपको टाइमिंग दूंगा, उसके बाद आप आगे अपन नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट नाउ। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस बार तो आंखें बंद की होगी और सोचा होगा कि आखिर अपन ने पढ़ा क्या है, कौन कौन से पार्ट्स अपन ने पढ़े हैं, किस तरीके से ब्लड में जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, फैलता है, सिकुड़ता है। तो ये सब कुछ आपने किया है। अब आगे पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट को, और नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे ब्लड। और ब्लड के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ब्लड के बारे में अपन ने लास्ट क्लास के बारे में पढ़ा था, लास्ट क्लास में अपन ने उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा था। कोई उसके रिगार्डिंग क्यूरी हो तो आप बता सकते हैं या ऑफलाइन क्लासेस के अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिनियाँ, ये कितने प्रकार की होती हैं बेसिकली अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट वन, शरीर में रक्त का परिसंचरण तंत्र किसके द्वारा होता है, वाहिनियों यानी ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है। रक्त वाहिनियाँ क्या होता है, एक प्रकार का जाल का निर्माण कर लेती हैं और जाल के थ्रू अपने बॉडी में, पूरे बॉडी में एक तरीके से जाल ही मान के लिए इधर इधर उस पूरे ऑर्गन तक, सभी अंगों तक ये फैली हुई होती है। तो एक जाल होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली याद है। और इनके थ्रू ही शरीर में रक्त पहुंचता है और इनमें जो रक्त होता है अंगों में, वहां तक वो वापस हृदय तक लाता है। तो इनको 2 भागों में अपन बांटते हैं। 2 भागों में कौन कौन से बांटेंगे, 2 भागों में किस तरीके से बांटेंगे। एक तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था धमनी, जिसको आर्टरी कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। और दूसरा सिरा, जिसको वेन कहते हैं। आर्टरी और सिरा दोनों को अपन ने पहले देखा था। तो देखेंगे कि आर्टरी क्या होती है और वेन क्या होती है, यानी धमनी क्या होती है और सिरा क्या होती है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ध्यान रहे क्या क्वेश्चन आता है वो मैं बताऊंगा अभी। तो देखिए सबसे फर्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं आर्टरी को, समझने की कोशिश करना। डिस्कस कर रहे हैं अपन आर्टरी को यानी धमनी को, और धमनी को अपन डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट वन पॉइंट आपको याद रखना है। सपोज मान के चले ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है और ये आपका बॉडी पार्ट है। सपोज ये तो आपका हार्ट है और ये आपकी बॉडी है, ठीक है। अब देखिए वे वाहिनियाँ जिनमें ऑक्सीजन साफ रुधिर प्रवाहित होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त साफ रुधिर प्रवाहित होता है, उनको क्या कहते हैं, धमनियां कहते हैं। और ये रक्त को आगे पहुंचाती हैं, हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं। इसका मीनिंग आपको याद रखना है, नोट डाउन, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा इस बात को कि यदि मान के चले यहाँ पर रुधिर है और हृदय से ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी तक। हृदय से ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी तक जा रहा है, बॉडी के पार्ट्स तक जा रहा है, शरीर की सभी कोशिकाओं में जा रहा है। कहाँ से, हृदय से, यानी हृदय से जाने वाली सभी वेसल्स क्या होती है, धमनी होती है। हृदय से जाने वाली सभी वेसल्स क्या होती हैं, धमनी होती हैं, जो हमेशा ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रुधिर लेकर जाती है। कौन सा रुधिर, शुद्ध रुधिर। आपको पता है हृदय में शुद्ध रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर यहाँ से सप्लाई होता है। तो हृदय से जो भी वेसल्स जाती हैं वो शुद्ध रुधिर लेकर जाती है पूरे बॉडी पार्ट्स में। तो याद रखना है ऐसी ब्लड वेसल जो कि शुद्ध रुधिर को लेकर जाती है, कहाँ से लेकर जाती है, हृदय से शरीर के भागों में लेकर जाती है, और उसको कहते हैं धमनी या आर्टरी। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। वहीं अपन बात करें सिरा की, तो सिरा में इसका जस्ट अपोजिट आपको याद रखना है। सिरा में इसका जस्ट अपोजिट आपको याद रखना है। यदि
बॉडी पार्ट से हृदय तक ब्लड जा रहा है, यानी ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को बॉडी से हृदय में लेकर जाती हैं, यानी बॉडी से हृदय में लेकर जाने वाली ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं या वेन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं अपने शब्दों को। यदि ऐसी ब्लड वेसल ये जो कि क्या करती है, ब्लड को हृदय से शरीर में लेकर जाती है, उनको धमनी कहते हैं या आर्टरी कहते हैं। और वहीं अपोजिट है कि बॉडी से रुधिर को हृदय की ओर लेकर जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। यानी हृदय से बॉडी में लेकर जाए वो आर्टरी यानी धमनी, और बॉडी से हृदय में लेकर जाए वो सिरा या वेन। समझ आ गया होगा यहाँ तक, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। अब उसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर्टरी क्या होती हैं और आर्टरी क्या होती हैं और वेन क्या होती हैं, धमनी क्या होती हैं और सिरा क्या होती हैं, इन दोनों में हमें भी अंतर बता दीजिए। तो अंतर आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोनों में क्या अंतर होता है आप देख सकते हैं, छोटा सा अंतर मैंने लिखा है यहाँ पर। मैंने बताया कि जो धमनी है, पहला अंतर तो वही, धमनी क्या होती है, यानी रक्त को कहाँ से लेकर जाएगी, ब्लड को कहाँ से लेकर जाएगी, हृदय से बॉडी में। कहाँ से, हृदय से बॉडी में, ये पार्ट आपको याद रखना है। वहीं पर सिरा की बात करें तो कहाँ लेकर जाती है, बॉडी से हृदय में, उल्टा, यानी कि हृदय से बॉडी में लेकर जाती है तो वो क्या होती है, हृदय से बॉडी में लेकर जाती है तो क्या होती है, धमनी, और बॉडी से हृदय में लेकर जाती है तो वो सिरा। यानी ब्लड की सप्लाई कैसे करें, हार्ट टू बॉडी या बॉडी पार्ट तो आर्टरी, और बॉडी टू हार्ट तो वो वेन। आ गया वो समझ में। उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो धमनी हमेशा शुद्ध रुधिर लेकर जाती हैं। कौन सा रुधिर, शुद्ध रुधिर, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन कृत या ऑक्सीजन युक्त, और इसी को इंग्लिश में कहें तो ऑक्सीजिनेटेड। क्या कहें, ऑक्सीजिनेटेड। वहीं पर सिरा की बात करें तो ये ऑक्सीजन रहित, यानी कि ऑक्सीजन के बिना, और ऑक्सीजन के बिना मतलब अशुद्ध रुधिर लेकर जाती है, और अशुद्ध रुधिर मतलब डीऑक्सीजिनेटेड। कौन सा, डी ऑक्सीजन रिलेटेड है ना, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं कौन, सिरा। समझ आ गया हो। यानी हृदय से बॉडी में लेकर जाएगी तो आर्टरी या धमनी, और ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर लेकर जाती है यानी ऑक्सीजनेटेड लेकर जाती है और शुद्ध लेकर जाती है। और बॉडी से हार्ट में आ रहा है वापस ब्लड तो वो सिरा यानी वेन, और डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध रुधिर ये लेकर आती हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो याद रखें, धमनी की जो भित्ति होती हैं, दीवारें होती हैं, वो मोटी होती है और लचीली होती है। धमनी की जो वाल होती हैं, दीवारें होती हैं, जो कवरिंग होती है एक तरीके से कहें तो वो कैसी होती है, मोटी होती हैं, और जबकि इसकी पतली होती हैं या कम मोटी होती हैं और कम लचीली होती हैं। यानी आपने देखा होगा आपके बॉडी में जो ऊपर ऊपर दिखाई देती हैं, आपको थोड़ी थोड़ी हरे हरे कलर में, ग्रीनिश कलर में दिखाई देती हैं, वो आपकी सिरा हैं। क्योंकि आपको पता है बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कैसा है, लाल कलर का होता है, आप सबको मैंने कल बताया। तो वो ग्रीन ग्रीन क्यों दिखाई देती है, ग्रीन ग्रीन इसलिए दिखाई देती है कि उसमें कौन सा ब्लड जाता है, अशुद्ध जाता है, और अशुद्ध जाता है इसलिए वो काला काला सा, ग्रीन ग्रीन सा अपने को ब्लैक ब्लैक और ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है। इसका मीनिंग यही है। और जो ऊपर से अपने को दिखाई दे देती है बॉडी में, जैसे आपको अपने बॉडी में हाथ पैर में कहीं भी देख सकते हैं, जो आपको दिखाई दे रही है आसानी से, वो आपकी सिरा है यानी सिरा है यानी वेन है। और जो आपको दिखाई नहीं देती अंदर होती है, वो ज़्यादा गहरी होती है, वो क्या होती है, धमनी होती है। इसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सिरा है उसके अंदर जो प्रेशर होता है, दाब होता है, दबाव होता है, वो क्या होता है, कम होता है, जबकि आर्टरी के अंदर दबाव ज़्यादा होता है। आपने कोई मूवीज़ देखी होंगी जिसके अंदर हाथ काटते तो कैसी पिचकारियाँ चल जाती है, क्योंकि ऊपर से काटने पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऊपर वाले में प्रेशर ही नहीं होता है, थोड़ा सा बहेगा और रुक जाएगा। लेकिन अंदर वाली जैसे कट जाती है उसमें काफ़ी प्रेशर होता है, पिचकारियाँ चलने लग जाती हैं। और मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था एक एग्जाम्पल कि मैंने किसी का ड्रेसिंग किया था एक टाइम, तो वहाँ पर पिचकारी टाइप में निकल के आ गई थी मेरे ऊपर ही। तो वो इस तरीके से क्या होता है, उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, धमनी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और सिरा के अंदर कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अपन यदि बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे कि जो धमनी होती हैं वो डीप होती हैं, यानी कि अंदर होती हैं, अपने को आसानी से दिखाई नहीं दे सकती है, बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। और ये जो सिरा है वो ऊपर ऊपर पाई जाती है, आप बॉडी में आसानी से देख सकते हैं। आपको ग्रीनिश अलग अलग कलर की नहीं, ग्रीनिश हल्के हरे कलर की और काले कलर की दिखाई देगी। आप देख सकते हैं अपनी बॉडी में हाथ पैर में दिखाई देगी, वो सिरा है जो ऊपर से आसानी से दिख जाएगी, लेकिन जो आसानी से दिखाई नहीं देगी, जो अंदर होती हैं, उसको धमनी कहते हैं। तो ये चार पांच पॉइंट अपन ने डिस्कस किए इसके बारे में कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। उम्मीद है आप सबको पता होगा।
सॉरी याद हो गया होगा और समझ आ गया होगा। और इनको मैं आपको सही एडवाइस कर रहा हूँ और यही एडवाइस करूँगा कि आपको नोटबुक उठानी है और जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाती है जो पॉइंट आपको समझ आ जाता है फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और अदरवाइज आपको ऑफलाइन क्लासेस में नोट्स रिटर्न करवा दिए जाएंगे, डोंट वरी। बट समझने के साथ साथ थोड़ा रफली आप नोट बनाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा आर्टरी धमनी क्या होती हैं, लेकिन आपको यहाँ से वापस आ गया मैं इस मतलब इस फोटो पर। और इस फोटो में जैसे अपन आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ा, धमनी और सिरा के बारे में पढ़ा। धमनी क्या होती है ये बताया मैंने। तो धमनी हृदय से ब्लड को कहाँ लेकर आएगी, बॉडी में। हृदय से ब्लड को हृदय से कहाँ लेकर आएगी, बॉडी को, सॉरी हृदय से ब्लड को कहाँ लेकर आएगी, बॉडी में लेकर आएगी। तो वो क्या है, आर्टरी। जैसे कि ये दिख रही है आपको, हृदय से कहाँ आ रही है, बॉडी में आ रही है, तो ये क्या है, आर्टरी। वहीं पर आप देखें तो ये क्या है, ये ठीक है, ये क्या है, ये वापस उल्टा लेकर जा रही है, यानी बॉडी से हृदय में लेकर जा रही है, तो ये क्या है, वेन है। ठीक है, ये समझने की कोशिश अपन ने की कि आर्टरी क्या होती है और वेन क्या होती है। लेकिन आपको मैंने एक पॉइंट बताया कि आर्टरी यानी धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। ये मैंने आपको बताया कि धमनी के अंदर हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन आपको एक अपवाद के रूप में याद रखना है कि धमनी में एक ऐसी आर्टरी है, एक ऐसी धमनी है जिसके अंदर क्या होता है, अशुद्ध रुधिर भी बहता है। और उसका आपको याद रखना है पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी। याद रखना है, अपवाद यह है आर्टरी का, आर्टरी में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ये अपवाद आपको याद रखना है, ठीक है, समझ आ गया। वहीं पर दूसरी बात की थी अपन ने वेन की, और वेन के अंदर अपन ने ऐसा कहा था कि ऐसी कोई वेन जिसके अंदर क्या होता है, हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। ऐसी वेन जिसके अंदर हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है, वेन के अंदर हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन एक ऐसी भी वेन है, एक ऐसी भी सिरा है जिसके अंदर शुद्ध रुधिर बहता है। और यहाँ पर आप करेक्शन करके इसको वेन बना लीजिएगा। तो ऐसी भी, इसमें भी एक अपवाद है कि ऐसी वेन जिसके अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है, और वो वेन है पल्मोनरी वेन। आप देख सकते हैं लाल कलर में मैंने दिखा रखी है, और लाल क्या होता है, ब्लड होता है। तो उम्मीद है दोनों अपवाद आपको याद रहेंगे कि धमनी हमेशा शुद्ध रुधिर लेकर जाती है, लेकिन एक ऐसी धमनी है जो कि अशुद्ध रुधिर लेकर जाती है। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है पल्मोनरी आर्टरी। वहीं पर अपन सिरा की बात करें तो सिरा हमेशा अशुद्ध रुधिर लेकर जाती है, लेकिन एक अपवाद है जो कि शुद्ध रुधिर लेकर जाती है, और उसका एग्जाम्पल है पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा। ठीक है, दोनों तरीके से आपको याद रखना, दोनों से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा हृदय के रिगार्डिंग, यानी हृदय के बारे में अपन ने सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल कितने टाइप की, 2 टाइप की। और उसके रिगार्डिंग अपन ने उनमें डिफरेंस किया कि किस तरीके से किस तरीके से ब्लड हृदय से बॉडी में, बॉडी से हृदय में जाता है। यानी कि धमनी और सिरा क्या होती है, यानी आर्टरी और वेन्स क्या होती है, उसके बारे में अपन ने देखा। कुछ उनके बीच में अपन ने अंतर लिखे, यानी कि डिफरेंस देखे उनके बीच में। और उसके बाद अपन ने ये डायग्राम के थ्रू सर्कुलेशन देखा। अब एक सर्कुलेशन और मैं आपको बता दूं, देखिए समझने की कोशिश करना, इसके थ्रू आपको सर्कुलेशन समझ आ जाएगा। एंड ब्लड किस तरीके से बॉडी में सर्कुलेट होता है समझने की कोशिश करना। देखिए सबसे फर्स्ट वन, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है, और ब्लड कहाँ से जाता है, कहाँ पर जाता है, देख सकते हैं आप। ये आपका हृदय है, और हृदय के ये 4 चैम्बर हैं, समझने की कोशिश करना। ये हार्ट है, और हार्ट के ये 4 चैम्बर हैं। 4 चैम्बर में 2 आलिंद और 2 नीले, ऊपर वाले दिख रहे दोनों आलिंद हैं, नीचे वाले दिख रहे दोनों नीले हैं। बीच में ये कपाट यानी वाल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। बॉडी से जो ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा, बॉडी से सारा ब्लड कहाँ जाएगा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, यानी ऊपरी सिरे और निचले सिरे की जो महाधमनियां होती है उससे ब्लड कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में, यानी राइट एट्रियम में जाएगा। भूलना नहीं है कहां पर जाएगा, राइट एट्रियम में, दाएं आलिंद में जाएगा। कौन सा जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलेशन में आपको याद रखना है अपन ने पढ़ा वेन और धमनी और सिरा के बारे में, वेन और आर्टरी के बारे में। और जबकि ये क्या है, महाशिरा, यानी कि सिरा है, और सिरा है तो कौन सा ब्लड जाएगा, अशुद्ध जाएगा। कौन सा जाएगा, अशुद्ध जाएगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड जाएगा, वी ऑक्सीजन कृत ब्लड जाएगा। यानी अशुद्ध ब्लड कहाँ गया, हृदय के ऊपरी भाग में, ऊपरी कौन से, दाएं आलिंद में, यानी कि राइट एट्रियम में।
राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो ब्लड, यहाँ का जो वाल है आपने पढ़ा है ट्राइकस्पिड वाल, वो ओपन होगा, और ओपन होगा तो ब्लड नीले में आ जाएगा। अब जैसे ही नीले में आएगा ब्लड, तो नीले में आने के बाद ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़े में, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़े में चला जाएगा। और ये अपवाद अपन ने देखा है कि आर्टरी यानी कि धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन यहाँ से जब अशुद्ध आया तो नीचे भी अशुद्ध है, कोई फिल्ट्रेशन का काम यहाँ नहीं होता है। मैंने बताया था फिल्ट्रेशन का काम सारा कहाँ होता है, फेफड़े के अंदर होता है। तो ये ऐसा कैसा ब्लड, अशुद्ध ब्लड कहाँ चला जाएगा, फुफ्फुस में यानी फेफड़े के अंदर चला जाएगा। किसके द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा चला जाएगा। और ये अपवाद है सभी आर्टरियोज के, क्योंकि आर्टरी में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल कर जाता है। यहाँ तक समझ आया। तो ये बॉडी एक पार्ट हो गया, यानी एक बार रुधिर घूम कर चला गया, और अभी तक जो ब्लड जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, अशुद्ध रुधिर जा रहा है। और जाने के बाद अब कहाँ पहुंच गया ब्लड, फेफड़े में। और यहाँ पर क्या होगा, मैंने बताया एक्सचेंज होगा गैसों का, गैसों का एक्सचेंज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ब्लड क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध हो जाएगा तो ब्लड अब कहाँ से कहाँ जाएगा, ब्लड अब कहाँ से कहाँ जाएगा, देखेंगे कि यहाँ से ब्लड जाएगा हृदय के दूसरे वाले भाग में, और दूसरे वाला भाग यानी कि बायां आलिंद, बायां आलिंद यानी कि बायां आलिंद यानी कि लेफ्ट एट्रियम। कौन सा पार्ट, लेफ्ट एट्रियम। और यहाँ पर ब्लड आने के बाद ये वापस फैलेगा, और फैलेगा तो ये वाल जो यहाँ पर अपने पढ़ा था, बाया मतलब बाइकास्पिड वाल, और बाइकास्पिड वाल जैसे ही खुलेगा तो ब्लड नीचे वाले चैम्बर में, नीचे वाले चैम्बर में आते ये फैल जाएगा। फैलने के बाद यहाँ भी जो वाल होता है एरोटिक वाल, एरोटा महाधमनी जो होती है उसका वाल ओपन होगा, और ब्लड महाधमनी के द्वारा पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। और ऊपर और नीचे सप्लाई होने के बाद उस ब्लड को आपके शरीर की जो कोशिका है, अलग अलग पार्ट की जो कोशिका है उसको उपयोग में लेगी, आपकी पूरी बॉडी में काम होगा उससे। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कुछ अपशिष्ट बनेंगे, वापस उसमें मिलेगा, और मिलने के बाद वही ब्लड वापस कहाँ चला जाएगा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के द्वारा वापस आलिंद में, दाएं आलिंद से वापस दाएं नीले में, दाएं नीले से वापस फेफड़े में, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़े में अशुद्ध वाला, फिर वापस फेफड़े से वापस कहाँ, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से वापस बाएं नीले में, बाएं नीले से वापस बॉडी में। तो एक बार तो चला ये वाला पोर्शन और एक बार चला ये वाला पोर्शन, यानी दो बार गुजरा, इसीलिए इसको द्विपरिसंचरण तंत्र कहते हैं। और ये आपको समझ आ गया, ये साइकिल निरंतर कंटिन्यू चलती रहती है, इसीलिए इसको हृदय साइकिल कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। और उम्मीद है ये सर परिसंचरण तंत्र है आपको इजीली समझ आ गया होगा, और मैं यही आशा करूंगा ये जो सर्कुलेशन अपन ने पढ़ा है, आज की क्लास अपन ने पढ़ी है, काफ़ी अच्छी तरीके से आपने समझने की कोशिश किया होगा, और आपने इसके बारे में कंप्लीटली समझ लिया होगा, और रफली नोट्स भी आपने प्रिपेयर किए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं अपन डिसमिस करेंगे, यहीं पर फिनिश करेंगे, और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया समझ आपको, तो इसका एक छोटी सी वीडियो अप्रोक्स 2 से 3 यानी 4 मिनट के करीब वीडियो है, वो किस तरीके से आपका हृदय है संकुचित होता है, फैलता है, कौन सा ब्लड किस तरीके से आता है, किस तरीके से जाता है, कौन सा वाल किस तरीके से खुलता है, किस तरीके से बंद होता है, वो एक 3 या 4 मिनट की वीडियो में आपको शो कर रखा है, दिखा रखा है, उसको देखना। लेकिन इस क्लास के बाद, इस क्लास को देखने के बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर, और वहाँ से उसको देखना और आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप सबने ये अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को अपन यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में और ऑफलाइन क्लास में। तब तक के लिए सबको विश यू ऑल द बेस्ट और थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पढ़ते रहो।